हेलो हेलो हेलो, सबको मेरा प्रणाम है सर। आज की कक्षा 16 नंबर सेट से 20 नंबर सेट का सुपर रिवीजन क्लास है। ये आप सेट नंबर 16 आपके सामने है और ये 16 नंबर से 20 नंबर का रिवीजन क्लास है। ये सिर्फ उसी बच्चों को फायदा करेगा जिसने इस सप्ताह यानी आज 10/10/2020 है, 10/11/2020 है। आज से पहले का 6 क्लास जिसने मंडे टू सैटरडे में किया है उसी को सिर्फ इस रिवीजन क्लास का फायदा मिलेगा। बाकी लोगों के लिए यह क्लास बकवास है। अगर आपने 10/11/2020 है, आज संडे है, आज से पहले के पूरे सप्ताह का क्लास आपने नहीं किया है, शाम में 7:30 से 9:15 तो आपको, या 8:45 जो भी चलता है, तो आपको ये क्लास नहीं समझ में आएगा। ये सुपर फास्ट है, यानी 7 से 8 घंटा को हम सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा में बदल देते हैं जिससे बच्चों का रिवीजन हो सके। 8 घंटा अगर उन्होंने पढ़ा है तो 1 घंटे में सारे कोर्स का रिवीजन कर लेगा। ठीक है, आते हैं सर हम पहले क्वेश्चन पे, जो कि आपका सेट नंबर है आपका 16 और सेट नंबर 16 का पहला क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी की सतह द्रव्यमान m और त्रिज्या r पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण अनुपातिक होगा। तो हमने सर इसका सॉल्यूशन बनाया था। सॉल्यूशन क्या बनाया था शायद आपको याद होगा। जो लोग नहीं देखे हैं, 16 नंबर सेट पड़ा हुआ है, आप उसको जरूर देखिए, तभी समझ में आएगा आपको, क्योंकि ये सुपर रिवीजन है। इसका नाम ही है सर सुपर रिवीजन। ये कहते हैं G बराबर GM/r² होता है पृथ्वी के सतह पर। तो ये G कांस्टेंट है, तो G समानुपाती हो जाएगा m/r² के। तो m/r² आपका आंसर हो जाएगा। द नेक्स्ट वन इज, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। एक ग्रह मान लें जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या का 1/3 है। मान लेते हैं ये पृथ्वी है, ये आपका पृथ्वी है सर, और ये एक ग्रह है जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या जो है पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या का 1/3 है। अगर हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या का, पृथ्वी का द्रव्यमान और त्रिज्या अगर m और r है तो इसकी द्रव्यमान और त्रिज्या 1/3 है। तो कह रहा है यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण का मान g है, तो यहां पर अगर g है चला, तो g बराबर होता है GM/r²। तो कह रहा है यहां पर कितना होगा, तो यहां पर फिर हम लगाएंगे G' m के जगह m/3 कर देंगे और r के जगह r/3 का होल स्क्वायर कर देंगे। ये 3 तिया 9 ऊपर जाएगा, 3 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 3GM/r² और G' हो जाएगा 3 × G, क्योंकि यहाँ G बराबर GM/r² होता है। इसके बदले में हम इसके बदले में G पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 × G इज द आंसर। तो यहां से सर हम 3G मार देंगे, यू विल गेट द आंसर। अगला, एक ग्रह की त्रिज्या और द्रव्यमान पृथ्वी की त्रिज्या और द्रव्यमान के आधा है। मान लेते हैं ये पृथ्वी का द्रव्यमान m है, त्रिज्या r है, ये पृथ्वी है आपका, और एक ग्रह है जिसका, कोई भी ग्रह है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसका द्रव्यमान और त्रिज्या आधा है। तो कह रहा है तो G का मान क्या होगा। तो इस ग्रह पर G का मान, यहां तो हम जानते हैं G बराबर GM/r² होता है। अब जब यहां जाते हैं तो G' G, m के जगह m/2 हो जाएगा, r के जगह r/2 हो जाएगा, एक और होल स्क्वायर हो जाएगा। ये ऊपर चल जाएगा, 2 दूनी 4 ऊपर जाएगा 2, तो 2GM/r² हो जाएगा, और GM/r² की जगह G लिख देंगे तो 2G हो जाएगा। और 2G तो 2 × 9.8 कर देंगे, 2 × 9.8 कर देंगे, 9 दूनी 18 दूनी 19.6 हो जाएगा आंसर। अगला, एक साधारण लोलक के पेंडुलम की लंबाई t होता है 2π√L/G। अगर ये बढ़ेगा, L का मान बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, और G का मान बढ़ेगा तो ये घट जाएगा, क्योंकि उल्टा है। तो कहता है लंबाई बढ़ा देंगे, तो लंबाई बढ़ा देंगे तो ये बढ़ जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। द नेक्स्ट वन इज, कहता है निम्नलिखित में से किसे टॉयरेंट लिजार्ड किंग के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर बता दीजिए सर, क्या होगा। व्हाट इज द आंसर ऑफ 5। आंसर आप देखिए, हम आपको पढ़ाए होंगे, आपको नहीं पता होगा सर। कॉम्सोगैनेथस होता है, ये एक प्रकार का सर डायनासोरस की प्रजाति थी जो करोड़ों वर्षों पर पहले खत्म हो गई थी। 1 मीटर लंबा जब ये सरल लोलक कहेगा, आवर्तकाल का मान 2 सेकंड मान लेना है, इसको हम सेकेंडी लोलक भी कहते हैं।
अगला है, अगर साधारण पेंडुलम की लंबाई दुगुनी कर दी जाए तो सर एकदम सिंपल है, फॉर्मूला आपको क्या लगाना है, t बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। अगर ये 2 गुना होगा तो बाहर निकलेगा तो रूट 2 गुना हो जाएगा। अगर ये 4 गुना होगा तो 4 के बाहर निकल के 2 हो जाएगा तो 2 गुना हो जाएगा। अगर ये 36 गुना हो जाएगा तो बाहर निकल के 6 हो जाएगा। अगर ये 25 गुना हो जाएगा बाहर निकल के 5 हो जाएगा। ये 2 है तो बाहर निकालोगे रूट से तो रूट 2 हो जाएगा, तो रूट 2 गुना आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या है, कहता पूर्णतः प्रत्यास्थ में जितना नीचे जाएगा उतना ही ऊपर आएगा, यानी ई का मान हो जाएगा आपका 1। पूर्णतः प्रत्यास्थ वस्तुओं के लिए प्रत्यास्थता गुणांक ई का मान 1 हो जाएगा। और ई हो जाएगा आपका सर पूर्णतः और प्रत्यास्थ के लिए ये हो जाएगा आपका पूर्णतः, चूंकि टक्कर खाने के बाद साथ साथ निकल जाता है, पूर्णतः अप्रत्यास्थ के लिए। और अप्रत्यास्थ के लिए अगर कहिएगा तो अप्रत्यास्थ के लिए 1 से कम होता है। अप्रत्यास्थ के लिए अप्रत्यास्थ के लिए 1 से कम होता है, 1 से कम होता है। अगर कहेगा प्रत्यास्थ, पूर्णतः प्रत्यास्थ या प्रत्यास्थ के लिए तो 1 के बराबर। 0 किसका होता है, पूर्णतः अप्रत्यास्थ का। और अप्रत्यास्थ अगर कहेगा तो 1 से कम होगा। ये 3 कंडीशन हमने बताया था आपको, ठीक है। हमने कहा पूर्णतः प्रत्यास्थ वस्तु के लिए या प्रत्यास्थ वस्तु के लिए 1 के बराबर, उसके बाद पूर्णतः अप्रत्यास्थ के लिए 0 के बराबर, और अप्रत्यास्थ कह देगा तो 1 से कम। पूरा लिस्ट आपके नोटबुक में लिखा हुआ होगा, आप गौर फरमाइएगा। बॉयल का नियम हम बोले थे, चला बॉयल का नियम में क्या करना है, बॉयल्स चार्ल्स और गै-लुसाक के लिए PVT BCG, PVT BCG यानी P फॉर प्रेशर, V फॉर वॉल्यूम, T फॉर टेम्परेचर, बॉयल्स चार्ल्स गै-लुसाक। आपको याद होगा अगर आप क्लास किए होंगे रेगुलरली, और नहीं किए हैं सर तो देखिएगा, इसका वीडियो पड़ा हुआ है सब 16 नंबर सेट करके, तो आप वहां से जरूर सर इसको देख लें। बॉयल्स का नियम होगा P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V हो जाएगा। ये में रिलेशन है, टेम्परेचर नहीं है तो उल्टा रिलेशन होगा, और टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। चार्ल्स में आओगे तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हो जाएगा, और गै-लुसाक में आओगे तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। जहां टेम्परेचर नहीं है उल्टा रिलेशन होगा, टेम्परेचर होगा तो सीधा रिलेशन होगा, टेम्परेचर होगा तो सीधा रिलेशन होगा। इस हिसाब से आपका जब आंसर में आइएगा तो आपका हो जाएगा PV बराबर स्थिरांक। देख लीजिए, जब नियत आयतन पर किसी गैस का दाब तापमान के अनुक्रमानुपाती नहीं सर, बॉयल्स का नियम कह रहा है, बॉयल्स का नियम ये है, ये कहता है तापमान, यहां इसको हम लिख सकते हैं PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। नियत तापमान पर दिए गए किसी गैस के द्रव्यमान का दाब तथा आयतन उनके गुणनफल अस्थिर रहते हैं, अर्थात PV बराबर स्थिरांक। तो ये आपका सर आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉल, क्योंकि P इसको सर P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V होता है, तो यहाँ PV बराबर स्थिरांक हो जाता है, हमने आपको पढ़ाया है पीछे। अगला सवाल आपका है, एक तत्व के समस्थानिकों में होते हैं। तो सर जब ये समस्थानिक कह दिया तो यहाँ पर देखिए न्यूट्रॉन समस्थानिक हो गया कार्बन 6-12, कार्बन 6-14, इस समस्थानिक है, समस्थानिक की परमाणु संख्या समान होती है। प्रोटॉन हो गया 6, इलेक्ट्रॉन हो गया 6, न्यूट्रॉन की अगर हम बात करें 12-6 इज इक्वल टू 6, यहाँ भी प्रोटॉन हो गया 6, इलेक्ट्रॉन हो गया 6, और न्यूट्रॉन की बात करोगे तो 14-6 इज इक्वल टू 8। तो सर आप गौर से जब देखोगे, तो गौर से जब आप सर देखोगे तो समानता इसके कारण होती है, क्योंकि ये देखो समान है, समानता। और अगर कहेगा अंतर किसके कारण होता है, तो अंतर न्यूट्रॉन के कारण होता है। अंतर किसके कारण होता है सर, अंतर न्यूट्रॉन के कारण होता है। तो कहता है एक ही तत्व के समस्थानिक में होते हैं, न्यूट्रॉन की संख्या समान। देखिए सर न्यूट्रॉन की संख्या समान नहीं होता, 6 और 8 है, तो ये ऑप्शन आपका गया। कहता समान परमाणु द्रव्यमान नहीं, देखिए सर 12 और 14 है, तो ये ऑप्शन भी गया। समान प्रोटॉन की संख्या, हाँ सर प्रोटॉन की संख्या देखो 6 है, ये ऑप्शन आपका हो जाएगा। समान परमाणु, भिन्न परमाणु संख्या नहीं सर, समान परमाणु संख्या, तो आपका आंसर हो जाएगा C फॉर कैट। अगला, रेडियम का अर्ध जीवन काल दिया हुआ है 1600 वर्ष है, तो बताएं कि 8 ग्राम रेडियम कितने वर्षों में 1 ग्राम हो जाएगा। तो सर देखिए 8 ग्राम को 4 ग्राम होने में कितना समय लग रहा है, तो हम कहेंगे 1600 वर्ष। इसी तरीके से अगर 4 ग्राम है, 4 ग्राम को 2 ग्राम होने में फिर 1600 वर्ष लगेगा, क्योंकि सर रेडियो सक्रिय पदार्थ का जो अर्ध जीवन काल है वो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। 8-4 होगा तो ये उतने लगेगा, क्योंकि अर्धायु 1600 दिया हुआ है, तो 4-2 होगा तो ये उतने लगेगा। और 2 ग्राम अगर 1 ग्राम हो जाएगा तो फिर आपका सर उतने लग जाएगा 1600 वर्ष। तो सर कह रहा है कि 8 रेडियम का अर्ध जीवन
जीवन काल 1600 वर्ष है, तो बताएं कि 8 ग्राम रेडियम कितने वर्षों में 1 ग्राम बच जाएगा। तो 8 ग्राम 1 ग्राम बनने में 16 तिया 4800, तो 4800 वर्ष लग जाएगा आंसर। अगर कहता 8 ग्राम 2 ग्राम होने में कितना लगा, तो 16 दूनी 3200। कहता 8 ग्राम 4 ग्राम होने में, तो कहते 1600 वर्ष। इसी तरीके पे आपका एक और सवाल है, पोलिनियम का अर्ध जीवन काल 140 दिन है, तो कहता है बताएं कि 1 ग्राम पोलिनियम कितने दिनों में 25% रह जाएगा। तो एक ग्राम अगर हम कहें तो 100 ग्राम मान लेते हैं, 100% है, 100% को 50% होने में कितना समय लग रहा है, तो कहेंगे 140 दिन। और फिर कह रहा है कि 25%, 50% को फिर 25% होने में फिर कितना समय लगेगा, तो कहेंगे 140 दिन। तो टोटल मिला के हो गलो भाई हमारे 280 दिन। दैट इज द आंसर। देख लो किधर है आंसर, 280 दिन। अगला कहता है 90 ग्राम में मौजूद मोल की संख्या। मोल में कुछ नहीं करना है भाई मेरे, दिया गया द्रव्यमान जो क्वेश्चन में दिया है, ध्यान देना, जो क्वेश्चन में प्रश्न में दिया क्वेश्चन का द्रव्यमान अब बट आणविक सूत्र द्रव्यमान, यही ना फॉर्मूला होता है, आणविक सूत्र द्रव्यमान। क्वेश्चन का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है 90 ग्राम, और पानी है तो H2O है, H2O है तो कितना हो गया, ये 16 2 18, तो 16 2 18, 18 95, 5 इज द आंसर। अगला सवाल तुम्हारा ऐसे ही बनेगा, हीलियम के 64 ग्राम में कितने मोल। जिनको सर समझने में दिक्कत हो रही है पिछला वीडियो देखिए, यही 16 नंबर सेट हम 1.25 घंटा में करवाए हुए हैं। ये सुपर रिवीजन है, जो सिर्फ रिवीजन होगा 1 घंटे में 6 सेट हम करवा देंगे, 120 क्वेश्चन। तो कहते हैं मोल बराबर होगा, दिया गया द्रव्यमान हो गया 64, आणविक सूत्र द्रव्यमान हीलियम का होता है, He का होता है कितना सर 24। और सर क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, नहीं तो मामला बोरा में फंसेगा। और जो लोग लाइव नहीं आते हैं और लगता है उनको बिना लाइव आए हम रिकॉर्डेड वीडियो देख लेंगे, तो उनका 20 से 25% ये समझ लीजिए कि उनमें निगेटिवता, ऋणात्मकता घुसेगी। इसलिए सर कि लाइव आने के बाद एक अलग टाइप की फीलिंग्स आती है। तो जो बच्चे लाइव नहीं आ रहे हैं वो बच्चे लाइव आइए, और लाइव आके एक टाइम शेड्यूल के हिसाब से कुछ टाइम हमको कुछ नहीं करना, चाहे जो हो जाए। 7:30 से 8:30 में हम लाइव आते हैं शाम में, क्वेश्चन के लिए साइंस के 20 क्वेश्चन और डेली डिस्कशन है। और 9 से 10 सुबह में हम न्यूमेरिकल पढ़ाते हैं, वो भी फ्री है, वो भी चैप्टर वाइज है, टॉपिक वाइज है। तो आपको ये क्लासेस बैठ के पढ़ना चाहिए, और अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो मामला आपका गड़बड़ाएगा। आप सोचते हैं रिकॉर्डेड वीडियो देख लेंगे, कितना आप देख पाते होंगे, उस माइंड सेट कर लीजिए कि हमको लाइव हर हाल में 7:30 से 8:30 आना है। तब आपको एक फीलिंग्स आती है कि सर पढ़ा रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं, और नहीं तो लगता है वीडियो तो है ये है घर का, जब मन होगा देख लेंगे। तो आप इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा जिस दिन आपका रिजल्ट में नाम नहीं होगा। इसलिए सर इसको ध्यान में रखिएगा। अगला कहता है कौन सा अंक एक ग्रंथि नहीं है। सर पित्ताशय एक ग्रंथि नहीं है, इसमें पित्त रस जमा होता है। न्यूलैंड का अष्टक नियम केवल डैश तत्व के लिए लागू होता है, डैश तत्व तक लागू होता है, कैल्शियम तक। कहेगा कहां पर इसका प्रेडिक्टेबल अंत होता है, तो थोरियम तक। कहता है उपयुक्त स्थानों में नीचे वाक्यों को भरे। पदार्थ की अवस्थाएं डैश नहीं होती है। कहता है पदार्थ की अवस्थाएं डैश नहीं होती है, और पदार्थ की अवस्थाएं डैश को परिवर्तित कर बदली जा सकती है। तो देखो कहता है पदार्थ की अवस्थाएं अस्थाई नहीं होती, कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है जो अस्थाई होगा। लोहा है तो जंग लगबे करेगा। और पदार्थ की अवस्थाएं डैश को परिवर्तित कर बदली जा सकती है, तो तापमान को परिवर्तित करके गरमा के हम बदल सकते हैं। जब ठोस को गर्म करोगे द्रव हो जाएगा, द्रव को गर्म करोगे गैस हो जाएगा। तो चला पदार्थ अस्थाई, कहता है अस्थाई नहीं होता, तो अस्थाई एकदम नहीं होता, इसलिए हम ये मार रहे हैं अस्थाई होता है। तो कहता है तो ई ऑप्शन में से कोई एक होगा, लेकिन यहाँ कह रहा है पदार्थ की अवस्थाएं डैश को परिवर्तित कर बदल जाती है। चला यहाँ एगो तापमान है, एगो परमाणु है, तो परमाणु बदलने से थोड़े बदल जाएगा, तापमान बदलोगे तो उसका अवस्था बदल जाएगा, ठोस द्रव हो जाएगा, द्रव गैस हो जाएगा। अगला गंडमाल, ये तो सब मार दिया होगा। चला आयोडीन, घेघार रोग जकरा तू कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा जैव रेत पानी फिल्टर के संदर्भ में सही नहीं है। सर ये उच्च गुणवत्ता नहीं देता है, इसीलिए ये सही नहीं है। जीवाणु का नाशन कुछ ना कुछ कर देता है, इसका हम बोले थे सेकंड आंसर होगा ये वाला। कहता है संदर्भ में सही नहीं है, तो उच्च गुणवत्ता वाला पानी हमेशा सुनिश्चित करता है, एकदम नहीं करता ये उच्च गुणवत्ता वाला। या तो ये नहीं होगा, या यह रोग जनकों को निष्क्रिय करता है या मारता है। अगर ई नहीं रहे तो ये ऑप्शन मार देना, क्योंकि रोग भी बहुत ज्यादा मारता नहीं है, इसलिए सेकंड आंसर में इसको आप मार सकते हैं। अगला
20 नंबर K2SO4 निरूपित करता है, ये सब पोटेशियम है, सल्फेट है, एगो है पोटेशियम नाइट्रेट, एगो है पोटेशियम क्लोराइड, एगो है एल्युमिनियम सल्फेट, एगो है पोटेशियम सल्फेट। तो ये आपका आंसर हो जाएगा पोटेशियम, K4 पोटेशियम, SO4 हो गया तो सल्फेट हो गया। अब आते हैं चला सेट नंबर 17 में। सेट नंबर 17 कहता है निम्न में से कौन सा तापमान का ऐसा ही मात्रक है, लड़का इसमें अनाधुन डिग्री मार देता है ना तो सेल्सियस मार देता है, भाई मेरे केल्विन है, सेल्सियस ना सीजीएस मात्रक है तापमान का। द नेक्स्ट वन इज कहता है मात्रक कूलम्ब बटा सेकेंड, तो आई बराबर होता है चला Q बाई टी, तो Q बाई टी हो गया तो कूलम्ब बटा सेकेंड हो गया। कूलम्ब बटा सेकेंड किसका ऐसा ही मात्रक है, आई का, आई बोले तो एम्पियर हो जाएगा आंसर। अगला प्रदीप्ति की माप किससे करते हैं, लक्स मीटर से। हम बोले प्रदीप्ति को लक्स से नापते हैं, प्रदीप्ति पुंज को ल्यूमेन से नापते हैं, याद है। प्रदीप्ति पुंज का स्पेलिंग बड़ा है, ल्यूमेन का स्पेलिंग बड़ा है, प्रदीप्ति का स्पेलिंग छोटा है, लक्स का स्पेलिंग छोटा है। उसके बाद कुछ खास नहीं था। मिली वोल्ट मीटर बहुत कम वोल्टेज को नापता है। स्ट्रोबोस्कोप के बारे में हमने बताया था, ये शाफ्ट की आवृत्ति को नापता है कि कितनी आवृत्ति से ये शाफ्ट नाच रहा है। शाफ्ट की आवृत्ति इसको जरूर हम लिखेंगे फिर से, इसलिए चला कि तुमको ये याद रहना चाहिए, क्वेश्चन ये पूछा है। उसके बाद पीएच मीटर अम्लीयता और क्षारीयता की माप करता है। डैश प्रकृति में अकेले नहीं हो सकता, बल एकदम अकेले नहीं हो सकता, अगर क्रिया होगा तो प्रतिक्रिया होवे करेगा, अगर ये क्रिया आगे की ओर करेगा प्रतिक्रिया पीछे होगा, क्रिया आगे की ओर कर रहा प्रतिक्रिया पीछे की ओर होगा, बल कभी हमेशा अकेले नहीं हो सकता। अगला निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा समान नहीं होती, हमेशा समान सर किसकी दिशा नहीं हो सकती, तो हम कहेंगे आंसर हो जाएगा बल और त्वरण की दिशा हमेशा समान होती है। सॉरी, निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा समान होती है, बल और त्वरण, चाहे वो रेखीय गति हो चाहे वो वृत्तीय गति हो, इसकी दिशा हमेशा समान होती है। तुलनात्मक रूप से उष्मा का कुचालक करते हैं, चला रे ई भी देखो कॉपर आयरन है, ये AuAg है, ये CuAl है, ये सब सुचालक है। Pb कुचालक है, लेकिन ये भी सुचालक है, बट चूंकि इसके साथ है तो बहुत कम चालकता होती है पारा की, इसलिए मजबूरी में ये मानना पड़ रहा है, क्योंकि कहता है उष्मा का कुचालक है। तो ये सब ये जो देख रहे हो ये सब सुचालक है। हमको कुचालक खोजना है तो एक को शीशा दिख रहा है, शीशा के साथ ये है तो मजबूरी में इसको मारना पड़ रहा है, जबकि ये की बात करोगे तो बहुत कम कुचालकता का गुण रखता है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत प्रवाह के तापन प्रभाव पर आधारित नहीं है, माइक्रोवेव ओवन, ये सूक्ष्म तरंगों से चलता है, यानी विद्युत चुंबकीय तरंग से चलता है, उसी से ये गर्म करता है, इसलिए हम कहते हैं ये तापन प्रभाव पर आधारित नहीं है। अगला शक्कर के घोल में शक्कर क्या है, शक्कर सर ये जो शक्कर का ये पानी है और ये शक्कर है, ये जो सॉल्यूट आपको दिख रहा है ये आपका शक्कर है, और ये जो आपको दिख रहा है सर दिस वन, ये आप सॉल्वेंट जो दिख रहा है आपको ये पानी है। तो सर मेरे कहने का मतलब ये हुआ ये जो शक्कर है ये क्या है, ये विलेय है। विलेय होता है जो घुला हुआ होता है, इसको विलेय बोलिए या घुला हुआ पदार्थ बोलिए, घुला हुआ पदार्थ बोलिए, एक के बात है। तो आंसर हो जाएगा आपका B4 बॉल। द नेक्स्ट, जब लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करते हैं तो क्या होता है सर, देखिए जब लेड नाइट्रेट का एक अणु दिया है, जब 2 अणु गर्म करते हैं तो 4 मोल NO2 निकलता है, 2 मोल गर्म करते हैं तो 4 मोल निकलता है, 1 मोल करेंगे तो 2 मोल निकलेगा, तो 2 का 4 तो 1 का 2, तो देख लो आंसर हो जाएगा NO2 गैस के 2 मोल, क्योंकि यहाँ 1 दिया हुआ है। हम बोले थे अगर ये 2 मोल है तो ये 4 मोल निकलता, देखो 2 है तो यहाँ 4 होगा, लेकिन अगर यहाँ 1 अणु गर्म किया जाता तो यहाँ 1 होगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसलिए आंसर इसका 9 का ये हो जाएगा। कहता है बायोगैस का प्रमुख हिस्सा कौन है, बायोगैस का प्रमुख हिस्सा मीथेन है। हम बोले थे इसका लिस्ट दिए थे हम कि बायोगैस में सब मुख्य घटक मीथेन है, एलपीजी में ब्यूटेन है, सीएनजी में मीथेन है, मिश्र धातु में धातु का होना अनिवार्य है, अमलगम में पारा का होना अनिवार्य है। इसका लिस्ट आपके पास होगा, हम बोले थे याद करने के लिए। डैश का प्रयोग कारों में पेट्रोल, सब जानता है सर, इथानॉल यानी इथाइल अल्कोहल यानी अल्कोहल का प्रयोग हम लोग करते हैं पेट्रोल के लिए। कहता है निम्नलिखित में से इथानॉल किससे प्राप्त किया जा सकता है, तो कहेंगे इथानॉल गन्ना से प्राप्त किया जाता है, किस विधि द्वारा, तो सर किण्वन द्वारा। किण्वन हम बोले थे कैसे, गन्ने में ग्लूकोज होता है C6H12O6, इसको खमीर की उपस्थिति में हम लोग बदल देते हैं C2H5OH प्लस CO2 प्लस H2O में बदला जाता है। द नेक्स्ट कहता है ग्लिसरॉल का रासायनिक सूत्र क्या है, C3H8O3
सर इसका रासायनिक सूत्र है, आप इसको जरूर याद रखें। द नेक्स्ट वन इज डैश को किस वस्तु में मौजूद पदार्थ की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है। जब ये मात्रा दे चला तो द्रव्यमान हो जाएगा और वजन दे तो भार हो जाएगा। अगला 1 रुपया और 2 रुपया सर फेरेटिक स्टेनलेस स्टील हो जाएगा और ये ऑप्शन हो जाएगा इसका। और तांबा निकेल मिश्र धातु हो जाएगा आपका 5% और 10%। अगला निम्नलिखित में से क्या स्वच्छ ईंधन का गुण है। एकदम सर कहता है बहुत प्रदूषण मुक्त होगा, अनवीनीकरणीय, बहुत अधिक धुआं उत्पन्न करेगा, बहुत अधिक ग्रीन हाउस उत्पन्न करेगा, यह प्रदूषण मुक्त होता है, यही सर स्वच्छ ईंधन का गुण है। भूपरपट्टी पे पाया जाने वाला दूसरा, भूपरपट्टी पे जब ये चला कह देगा, भूपरपट्टी पे जब ये कह देगा तब सर कहेंगे क्या क्या, OSiAlFe, OSiAlFe। तो कह रहा है दूसरा, पहला कहता तो ऑक्सीजन मार देते, दूसरा कह रहा था सिलिकॉन मार देंगे। आंसर दूसरा सर्वाधिक प्रचुर कह रहा है तो आंसर सिलिकॉन हो जाएगा। आंखों के लेंस की फोकल लंबाई समायोजित करने में मदद करता है सिलियरी मसल्स। सर ये जो सिलियरी मसल्स है, पक्षमाभ पेशियां, इसी को इंग्लिश में कहते हैं सिलियरी मसल्स, जो कि यहां दिया हुआ है, ये यहां से तुम इसको लिंकअप कर सकते हो। इसी पक्षमाभ पेशी का इंग्लिश होता है सिलियरी मसल, जो लेंस की फोकल दूरी को एडजस्ट करता है। उसके बाद आता है डैश मस्तिष्क को सोचने वाला मुख्य भाग होता है। तो सर अग्र मस्तिष्क सोचने वाला मुख्य भाग है, लिखाए हुए हैं। अग्र मस्तिष्क ये बुद्धिमत्ता, चेतना, शक्ति, स्मरण के लिए। मध्य मस्तिष्क दृष्टि नियंत्रण के लिए कहेगा, दृष्टि के लिए तो मध्य मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क की अगर हम बात करें, ऐच्छिक पेशियों को नियंत्रित करने के लिए इसका उपयोग करते हैं, जो हमारी इच्छा से चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से हटाता है। प्रकाश संश्लेषण। सर पेड़ पौधे जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं वो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को खींच लेते हैं और अवशोषित कर लेते हैं और वातावरण से हटा देते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका प्रकाश संश्लेषण। हम बोले थे बायोडिग्रेडेशन मतलब सड़ जाना, विद्युतीय अपघटन मतलब सर टूटना, जैसे H2O टूट जाता है किसमें, तो H प्लस OH माइनस में टूट जाता है। और गैल्वेनीकरण हो गया सर जिंक का लेपन। गैल्वेनीकरण की अगर हम बात करें तो ये जिंक का लेपन गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। अगला है सेट नंबर सर 18 का पहला क्वेश्चन है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में स्केलों पर किस तापमान पर एक समान पठन दर्शाता है। लड़का इसमें -40 डिग्री सी मार देता है, ये गलत है, -40 डिग्री होगा। चलो इसका ध्यान रखना। कहता है घन वस्तु, ये घन मतलब यहाँ सर घन का मतलब ये हो गया ठोस वस्तु। ठोस वस्तु में उष्मा चालन की दर डैश पर निर्भर नहीं करती। तो कहते हैं ठोस वस्तु में उष्मा चालन की दर घर्षण पर निर्भर नहीं करती, लेकिन सामग्री की घनता पर निर्भर करता है। लोहा में ज्यादा होगा, लकड़ी में कम होगा। सामग्री के आयाम पर निर्भर करता है, जितना आयाम का मतलब हो गया लंबाई, आयाम का मतलब चला हो गया क्या लंबाई पर निर्भर करता है। बहुत ज्यादा लंबा होगा तो धीरे धीरे जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करता है, क्योंकि धातु में उष्मा का चालन होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अलग है, और धातु में उष्मा का चालन नहीं होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अलग है। अब देखो कहता है इंफ्रारे किरण क्या है। तो इंफ्रारे किरण की अगर हम बात करें तो ये अवरक्त किरण है, अवरक्त किरण है, ये अवरक्त किरण है। अवरक्त किरण इसको हम कहते हैं। तो अवरक्त किरण विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसकी प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। अगर विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं देता तो इसका सेकंड ऑप्शन अनुप्रस्थ हो जाता। हम बताए हुए हैं पूरा डिटेल में, आप सर जाके देखिएगा अपने नोटबुक में। और जो लोग सर ये क्लास उसी के लिए फायदेमंद है जिन लोगों ने पूरा सप्ताह 7:30 से 8:30 आकर लाइव किया है। वायु में 0 डिग्री सी तापमान पर ध्वनि का वेग हम बताए थे, चला 0 डिग्री सी पर ध्वनि का वेग 331 मीटर पर सेकंड होता है। 330 होगा नहीं तो ये दोनों गया। और 331 में दो ऑप्शन है, एगो 331 मीटर प्रति सेकंड, एगो 331 मीटर सेकंड। तो चूंकि वेग है तो वेग मीटर सेकंड इसका यूनिट होता नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा A4 एप्पल। कहता है लेंस का उपयोग निकट दृष्टि, हम बोले थे निकट दृष्टि दोष, निकट का स्पेलिंग बड़ा है इसलिए बड़ा हो जाएगा अवतल, दूर का स्पेलिंग छोटा है इसलिए छोटा हो जाएगा उत्तल। याद आ रहा होगा आपको शायद। भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है। भोजन से प्राप्त ऊर्जा को सर कैलोरी में मापा जाता है। केल्विन में ताप का ऐसा ही मात्रक है, फैट कुछ नहीं है, एम्पियर्स विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक है। अगला, एक पदार्थ में क्या होने पर अति चालक पदार्थ होता है। सर प्रतिरोध का मान 0 हो जाने पर अति चालक होता है। अगर अति चालक मतलब भयानक चालकता तब ना होगा जब प्रतिरोध 0 होगा। ये अगर ऑप्शन में नहीं रहे ये आप सेकंड ऑप्शन मार लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। अगला, डैश हवा में नमी को अवशोषित करने की प्रक्रिया है। डिलेक्वेशन हवा में नमी को अवशोषित करता है। कैपिलरी एक्शन के कारण द्रव ऊपर या नीचे चढ़ता है। एब्जॉर्प्शन अवशोषित करना। ऑस्मोसिस हो गया चला किसी भी चीज का फूल जाना। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन मतलब जो मिल जाए। भौतिक परिवर्तन का एक लाइन का मतलब है चला मिल जाए वो भौतिक, ना मिले वो रासायनिक।
तो कहते हैं बर्फ का पिघलना, बर्फ पिघल जाएगा तो फिर से मिल जाता है, इसलिए कहेंगे ये भौतिक परिवर्तन है। अगला CaO का सूत्र द्रव्यमान कितना होगा, तो CaO की अगर हम बात करें ये होता है 40, ये होता है 16 ऑक्सीजन का, कैल्शियम का 40, ऑक्सीजन का 16, तो ये हो जाएगा 56 U होगा, U नहीं रहेगा तब सेकंड ऑप्शन में G मारेंगे। तो बताइए यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, 56 U हो जाएगा। संभल के मारना, 5.6 U है, 56 G भी है, 5.6 G भी है। अगला ये तो सर APGAR हम इसका फुल फॉर्म सारा लिखा दिए थे, ये बच्चों के लिए होता है। ये नवजात शिशु की भौतिक स्थिति को जानने के लिए करते हैं। A4 होता है अपीयरेंस, उसका अपीयरेंस स्किन का कलर कैसा है। P4 पल्स, उसका पल्स सही है कि नहीं है। जब बच्चा पैदा होता है तो APGAR स्केल के द्वारा मतलब यही सब चीज़ें, यही सब पैरामीटर्स उसके लिए नापा जाता है। ग्रीमियंस कैसा है, रिफ्लेक्स एक्शन कैसा है, एक्टिविटी सही है कि नहीं, रिस्पिरेटरी सिस्टम सही है कि नहीं, उसकी जांच ये करता है। CaCl2 का सूत्र इकाई क्या, द्रव्यमान कितना होता है। CaCl2 ये हो गया 40, ये हो गया 71 हो गया 1 का 7 हो गया 11, तो ये हो जाएगा 111 U इज द आंसर। अगला कहता है NaCl का के इकाई द्रव्यमान NaCl, Na हो गया चला 23, Na हो गया चला 23 अब प्लस Cl हो गया 35.5, 35.5, तो ये हो जाएगा देख लो जोड़ के, 5 3 8 2 3 5, 58.5 हो जाएगा। यहाँ सभी U है, ये बोर्ड की ही गलती है, ये मेरी गलती नहीं है। तो 58.5 U इज द आंसर, डी नंबर इज द आंसर। संभल के मारना। एक तत्व A3O4 के साथ ऑक्साइड बनाता है, A की संयोजकता दिखनी है तो O पर देखना है। O पर कितना है 4, तो 4 है तो ये A की संयोजकता हो गई। मतलब इसका देखना है तो इसकी संख्या देखना है, इसका देखना है तो इसकी संख्या देखना है, हम बताए हुए हैं आपको। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास N2 का बंध बनाने में भाग लेते हैं डैश इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो सर अगर ऐसे करके हम बंध बनाते हैं तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कहेगा तो 6 गो और जोड़ा कहेगा सर तो 3 गो, आंसर हो जाएगा डैश इलेक्ट्रॉन की संख्या। डैश इलेक्ट्रॉन की जोड़ी कह देता तो जोड़ी हो जाता कितना चला, जोड़ी हो जाता 3। देखो 3 जोड़ी है, 1 जोड़ी 2 जोड़ी 3 जोड़ी, लेकिन संख्या पूछ रहा है तो 2 2 4 2 6 आंसर। अगला इथानॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किसका उपयोग करते हैं। चला इथानॉल है, इसको इथेन में परिवर्तित करने के लिए यह डिहाइड्रेटिंग एजेंट है सल्फ्यूरिक अम्ल, दैट इज द आंसर। हम अपने किताब में सारा का सारा रिएक्शन एक जगह डाल दिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षार नहीं है, ये क्षार नहीं है, चला ये अल्कोहल है। अगला किसी व्यक्ति द्वारा लेने एसिडिटी को ठीक करना, चला एसिडिटी को अगर ठीक करना है तो आपको सर क्षार लेना होगा। क्षार बोले तो बेकिंग सोडा का घोल, बाद बाकी सब देखो अम्ल है, ये भी अम्ल है, ये भी अम्ल है, ये भी अम्ल है। अगला किस स्थिति में एक अभिलंब किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण सभी एक सतह पर होती है। परावर्तन अपवर्तन परावर्तन दोनों में सर एक ही तल पर होती है। देखो यह परावर्तन है, यह अपवर्तन है, दोनों एक ही तल पर है, बोर्ड के तल पर। कंप्यूटर में प्रोसेसिंग के लिए न्यूनतम होता है, जब जितना ज्यादा बिट होगा उतना ज्यादा प्रोसेसिंग टाइम कम होगा, और अगर कम बिट होगा तो प्रोसेसिंग टाइम महत्तम हो जाएगा। अभी सर 64 बिट का आता है, इसका प्रोसेसिंग टाइम कम होता है, जल्दी जल्दी सर प्रोसेस कर देता है। तो ये हो गया आपका सर कितना नंबर सेट, सेट नंबर है आपका 18 ना। अब अगला सेट है आपका सर 19। अगला सेट आपका क्या है 19। अब हम लोग सर 19 नंबर सेट को स्टार्ट करेंगे, और 19 नंबर सेट को एकदम ध्यान से देखिएगा सर, बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न हैं इसमें। आपका जो पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, कहता है मृत अंगों में जब ये कहा फॉर्मेलिन, फॉर्मेलिन सर आता है फॉर्मल्डिहाइड से। फॉर्मेलिन कहां से आता है सर, फॉर्मेलिन जब भी आएगा फॉर्मल्डिहाइड से आता है। फॉर्मेलिन कहां से आता है सर, फॉर्मेलिन कहता है मृत अंगों को सामान्यतः फॉर्मेलिन में रखा जाता है। फॉर्मेलिन एक जलीय फॉर्मल्डिहाइड है। फॉर्मेलिन फॉर्मेलिन फॉर्मल 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 फॉर्मल, क्योंकि इसमें फॉर्मिक एसिड भी देता है, फेरस भी देता है, फेरिक भी देता है। आपको फॉर्मल फॉर्मल करके मिलाना, फॉर्मेलिन फॉर्मल्डिहाइड। इसमें सर क्या कहते हैं, लाशों को सुरक्षित रखने के लिए एक आवरण बनाते हैं जिसमें लाशों को सुरक्षित रखा जाता है। उसके बाद हम दूसरा आते हैं, रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त इथेनॉल को का डैश के लिए विकृतीकृत किया जाता है, इसे पीने के लिए अनुपयुक्त बनाने के लिए। इथेनॉल जो है सर ये पीने वाला अल्कोहल है, इसको विकृतीकृत करते हैं मिथानॉल मिला के। कभी कभी पूछता है कि क्या मिला के इसको विकृतीकृत करते हैं, तो कहेंगे मिथानॉल मिला के, ताकि ये पीने के लिए अयोग्य हो। क्योंकि अगर मिथानॉल मिला देंगे और तब आदमी पिएगा तो अंधा बहरा या पागल हो जाएगा। तो कहते हैं अगला
एल्केन, एल्कीन और एल्काइन की अगर हम बात करें तो एक होता है एल्केन, हम बोले भी थे तुमको कि एल्केन होता है, एक एल्कीन होता है और एक एल्काइन होता है। तो हम बोले थे सर एल्केन में ए हो गया, यहाँ ई हो गया, यहाँ वाई हो गया, ये होता है CnH2n प्लस 2, ये हो जाएगा आपका CnH2n और ये हो जाएगा आपका CnH2n माइनस 2। अगला में अगर हम चलते हैं तो कहता है ये कौन सा अभिक्रिया का उदाहरण, देखिए ये दोनों जुड़ गया है Cu प्लस O2 2Cu हो गया, तो ये सर आपका संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। A और B जुट के AB हो जाएगा, ये संयोजन है। A और B टूट के A और B अलग अलग हो जाएगा, ये वियोजन है। ये सर एक हटेगा दूसरा जुड़ेगा तो एकल विस्थापन है, एक हटेगा यहाँ से एक हटेगा यहाँ से और दोनों के जगह अलग अलग जुट जाएगा, दोहरी विस्थापन है। इसमें हम आपको बताए हैं ये पूरा डिटेल में। इसमें से किसे फल पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है, फल पकाने के लिए, यानी हम लोग पका रहे हैं तो हम लोग कैल्शियम कार्बाइड या एसिटिलीन मारेंगे, क्योंकि कैल्शियम कार्बाइड से ही एसिटिलीन गैस निकलता है। और हम लोग कहेंगे कि फल में खुद पक जाता है एथिलीन के कारण, था पेड़े में था, आपको हम बताए हैं। जुगाड़, ऑक्सीजन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, तो ऑक्सीजन का एक अणु हो गया तो एक O2 हो गया, इसमें परमाणु की संख्या हो गई 2। अगर 2 अणु कहता तो 2 अणु कहता तो 2 दूनी 4 हो जाता, अगर 3 अणु कहता तो 3 दूनी 6 हो जाता। तो ऑक्सीजन का एक अणु मतलब ये हो गया, एक अणु मतलब परमाणु की संख्या 2 हो गई, तो आंसर हो जाएगा 2। द नेक्स्ट वन इज कहता है परमाणु संख्या 57 वाला, तो 57 जब भी होगा सर डी ब्लॉक में होगा। यहाँ 57 ये डी ब्लॉक में, 57 के बाद एफ ब्लॉक स्टार्ट होता है, इसलिए इसका परमानेंटली आप ध्यान रखिएगा। एक्टिनाइड का परमाणुिक, एक्टिनाइडों की परमाणुिक संख्या, तो सर एक्टिनाइड 58 से शुरू होता है, लेंथेनाइड 58 से शुरू होता है, 71 पे खत्म होता है। और एक्टिनाइड की अगर बात करोगे तो एक्टिनाइड आपका 90 से शुरू होता है, 90 से शुरू होता है और 103 पे खत्म होता है। तो ये आपका हो गया सर एक्टिनाइड और ये हो गया आपका लेंथेनाइड। आंसर क्वेश्चन एक्टिनाइड है, इसलिए ये आंसर हो जाएगा। कुछ बच्चा इसको 57 से मारता है, 89 से मारता है, जो कि गलत है, ये कंप्लीट गलत है। 90, 103, 58, 71 होता है। अगला, एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक बस की गति, सर बस की गति रेखीय तो होगी नहीं, क्योंकि बस खाली ऐसे नहीं चलता है, ऐसे भी चलता है, तो रेखीय भी नहीं होगी, वृत्तीय भी नहीं होगी, दोनों मिला के कहेगा तो हो सकता है। असमान होगा, असमान इसलिए होगा, समान नहीं होगा, क्योंकि कभी एक्सीलरेटर देते हैं कभी नहीं देते हैं। अगला अगर हम बात करें, एक टकराव में डैश हमेशा की बचत होती है, की जाती है, संवेग हमेशा, टक्कर जहां भी होगा हमेशा संवेग संरक्षित रहता है, कोई भी टक्कर हो, किसी भी प्रकार का टक्कर हो, संवेग संरक्षित रहेगा। निम्न से क्या तरंग की विशेषता नहीं है, सर माध्यम तरंग की विशेषता नहीं है। आयाम का मतलब होता है तो किसी तरंग का महत्तम विस्थापन। तरंग दैर्ध्य दो श्रृंगों या गर्तों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। आवृत्ति 1 सेकंड में कितना अप डाउन करेगा वो आवृत्ति है, लेकिन माध्यम का इससे कोई लेना देना नहीं है। किसी एक आवृत्ति की आवाज जब भी ये कहेगा टोन हो जाएगा, और सारे गामा पादा नी सा ये नोट है, और पिच हो गया 2 के बीच की दूरी, हर्ट्ज तो आप जानते हैं सर आवृत्ति का सैमात्रक है। एक अवतल दर्पण, इसके लिए हमने फॉर्मूला आपको बताया है, क्या फॉर्मूला बताया था, जब ये 1/v + 1/u = 1/f, इसका फॉर्मूला खट से पुट कर दीजिएगा, यू विल गेट द आंसर। इसमें भी सेम है, 1/v + 1/u = 1/f पर हमने सवाल आपको बनाया है, न्यूमेरिकल आप एक बार चेक कर लीजिएगा। एसी को डीसी में बदलना है, एसी को डीसी में बदलने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, रेक्टिफायर का उपयोग करते हैं या डायोड का उपयोग करते हैं, और डीसी को एसी में बदलने के लिए हम लोग इन्वर्टर का प्रयोग करते हैं। डीसी को डीसी टू एसी अगर हम लोग कह दें तो हम लोग इन्वर्टर का प्रयोग करते हैं, इन्वर्टर का प्रयोग करते हैं। कंडेंसर सर इसमें चार्ज को एकत्रित किया जाता है, एम्पलीफायर यह सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, वृद्धि करता है, फिल्टर का काम है छानना। अगला, बैटरी की क्षमता एम्पियर आवर में व्यक्त की जाती है, और अगर कहेगा किसी भी बड़े मशीन की दक्षता या क्षमता तो किलोवाट आवर में, इसका ध्यान रखिएगा, ये पूछा है इस बार, किलोवाट आवर में बड़े मशीन की दक्षता। और अगर हम धारा के सतत प्राप्त करने के लिए चालक में 2 सिरों के बीच विद्युत विभवांतर बनाए रखने के लिए हम लोग बैटरी का उपयोग करते हैं, और वोल्टमीटर वोल्टेज नापता है, अमीटर धारा नापता है। रियोस्टाट की अगर हम बात करें, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस को नापता है, मतलब प्रतिरोध के लिए यह जिम्मेवार होता है, परिवर्ती प्रतिरोध के लिए यह जिम्मेवार होता है, प्रतिरोध का मान को घटाया बढ़ा देता है। इसमें हम कह सकते हैं प्रतिरोध के मान को घटाता या बढ़ाता है, घटाता या बढ़ाता है।
अगला कहता है मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद कौन सा तत्व होता है। हम बोले हैं मानव शरीर में OCHNCA होता है, OCHNCA होता है। OCHNCA तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होता है, उससे कम कार्बन होता है, फिर हाइड्रोजन, फिर नाइट्रोजन, फिर कैल्शियम। तो सर कौन मौजूद प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्व पूछ रहा था, तत्व पूछेगा तो कैल्शियम ऑक्सीजन हो जाएगा आंसर। किधर है ऑक्सीजन देख लो, बी नंबर। अगर धातु पूछता तो कैल्शियम हो जाता आंसर। अगला कहता विकासवादी संबंधों के प्रमाण प्रदान करते हैं कौन? जीवाश्म। जब सर जितना भी विकासवाद का सिद्धांत जिसने भी दिया वो जीवाश्म की उम्र का पता लगाकर ही दिया कि यह इसका विकास कैसे हुआ। जीवाश्म यानी कार्बन 14 पद्धति के द्वारा जीवाश्मों की उम्र का पता लगाया गया कि यह कब से है, कैसे कैसे इसका विकास हुआ। इसीलिए हम लोग कहते हैं विकासवादी सिद्धांत जो है यह जीवाश्म की उम्र का पता लगाकर यह जीवाश्म से दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराध्वनिक, इस सर परपोइसेस जो है, परपोइसेस की अगर हम बात करें, तो ये सर पराध्वनि उत्पन्न करता है। पराध्वनि उत्पन्न करता है इसका मतलब ये हुआ कि ये बहुत ज्यादा ध्वनि को ही सर सुन भी सकता है और बहुत ज्यादा उत्पन्न भी करता है। सिर्फ परपोइसेस नहीं सर, डॉल्फिन भी ये भी पराध्वनिक उत्पन्न करता है और उसी से शिकार करता है। और चमगादड़ भी सर, ये तीन आपको पहले हम लोग डॉल्फिन और चमगादड़ पढ़ाते थे, लेकिन अब सर हमने बुक में भी ऐड कर दिया है परपोइसेस को। अगला सेट नंबर 20 में आते हैं। सेट नंबर 20 का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। सब Q बराबर MS थीटा से हमने बताया आपको दो ही फॉर्मूला, Q बराबर MS थीटा और H बराबर MS, जैसा जिसमें दिया हुआ रहेगा वो फॉर्मूला लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सब कुछ दिया हुआ रहता है, एक चीज मांगता है, आप लगा दीजिएगा, आंसर मिल जाएगा आपका। ये चारों क्वेश्चन का सिर्फ Q बराबर MS थीटा और H बराबर MS का है। निम्न में से कौन प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है? हमने कहा है सर प्रथम श्रेणी जिसमें फ्लक्रम बीच में रहेगा प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, जिसमें लोड यानी वस्तु बीच में रहेगा द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, जिसमें प्रयास बिंदु बीच में रहेगा तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। और हमने आपको कहा है क्या याद रखने के लिए सर? FLE। फ्लक्रम बीच में रहेगा, आलम बीच में रहेगा प्रथम श्रेणी, लोड बीच में रहेगा द्वितीय श्रेणी, प्रयास बिंदु बीच में रहेगा तृतीय श्रेणी। कहता है कौन सा प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है? प्रथम श्रेणी यानी फ्लक्रम बीच में रहेगा। फ्लक्रम बोले तो तराजू में देखो फ्लक्रम बीच में है, आंसर ये हो जाएगा D फॉर डॉग। अगला ये सारा प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का है, सब में देखो फ्लक्रम यहाँ बीच में है, यहाँ बीच में है, यहाँ बीच में है, ये सब देखो ये फ्लक्रम यहाँ बीच में, सीसॉ है ये, यहाँ भी फ्लक्रम बीच में है, यहाँ भी फ्लक्रम बीच में है। द नेक्स्ट ये आपका द्वितीय श्रेणी का है, लोड बीच में, लोड मतलब वस्तु बीच में, देखो यहाँ भी वस्तु बीच में है, यहाँ भी वस्तु बीच में है, यहाँ भी वस्तु बीच में है। और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में प्रयास बिंदु देखो यहाँ चिमटा में प्रयास बिंदु बीच में है, यहाँ भी प्रयास बिंदु यहाँ पर है। हल सर प्रयास करता है, FLE खाली याद रखना है। और यदि भार W हो और प्रयास P हो तो हम सर बोले हैं कि आयास भुजा FE/FL होता है, ये L है, ये आपका F है और ये आपका E है। फॉर्मूला होता है यांत्रिक लाभ का फॉर्मूला होता है सर FE/FL। हम बोले थे FF कॉमन है, E/L हो जाएगा। और चूंकि ये प्रयास बिंदु है इसलिए यहाँ भार हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा सर प्रयास या आयास बिंदु। तो भार हमारा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? W अब P, आंसर हो जाएगा आपका W/P। हम बोले थे FF कॉमन है, E/L होगा, पहले E बाद में L होता है। अगला चिमटा किस श्रेणी का है? चिमटा का बीच में सर एफर्ट पॉइंट होता है, FLE तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है, आंसर हो जाएगा आपका C। अगला पृष्ठतनाव गुण है, पृष्ठतनाव सर द्रव का गुण है, अगर श्यानता कहेगा तो द्रव और गैस दोनों का गुण है। अगला समान द्रव्यमान संख्या लेकिन विभिन्न परमाणु क्रमांक वाले परमाणुओं को समान परमाणु द्रव्यमान संख्या, जैसे समान परमाणु द्रव्यमान संख्या कह दिया चला तो आइसोटॉप हो जाएगा, नहीं आइसोबार हो जाएगा। आइसोबार मतलब संभारिक, समान द्रव्यमान तो संभारिक यानी आइसोबार। अगला क्लोरीन का 3 अनुपात कितनों अनुपात कितनों के सर? 35 से और 37 दुए को मिलता है क्लोरीन का, इसीलिए ये आंसर होगा। 35-36 नहीं होता, 28-34 नहीं होता, 36-28 भी नहीं होता, केवल 35 और 37 है। कहता है आइसोडाइफर किसको कहते हैं सर? जिसमें N-P का मान समान होगा, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन समान होगा, उसे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो अंतर होगा एक में और दूसरे तत्व में, दोनों में अगर समान हो जाएगा तो आइसोडाइफर कहलाएंगे। अगला इसमें सर हम दोनों का न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन निकाल के तुमको दिखा दिए थे, कुछ नहीं करना है। यूरेनियम थोरियम है, थोरियम है
देखो थोरियम है, थोरियम कितना है चला तो 92, थोरियम तुम्हारा हो गया 90, 234, यूरेनियम होता है चला 92, 238। इसमें निकाल लो न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन तो ये आ जाएगा 54, इसमें भी निकाल लो न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन तो ये आ जाएगा न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन तो ये आ जाएगा चला 54। तो इसका मतलब n माइनस पी दोनों में बराबर है, तो हम कहेंगे ये आइसोडाइफर है। हाइड्रोकार्बन जिनमें आणविक सूत्र समान होता है लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग होता है, जैसे देखो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है ब्यूटेन का, ब्यूटेन बोले तो C4H10, इसका सर आणविक सूत्र इतने होता है C4H10 होता है, लेकिन सर संरचना सूत्र देखो दोनों का अलग अलग है, इसको हम समावयवता कहते हैं और यह समावयवी कहलाता है। समस्थानिक जिसके परमाणु संख्या समान हो। विकृत अल्कोहल हो गया CH3OH, जब भी विकृत अल्कोहल की बात करेगा CH3OH। आइसोबार हो गया सर संबारिक। अगला इथानॉल, इथानोइक एसिड, इथानोइक एसिड जब ये कहे एसिटिक एसिड हो गया, इसी को विनेगर में हम लोग प्रयोग करते हैं, CH3COOH कह सकते हैं। द्विविस्थापन नहीं है, द्विविस्थापन अभिक्रिया नहीं है कहेगा, तो देखो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया नहीं है क्योंकि इसमें प्रोडक्टे MgN2 है, 6H2O है, प्रोडक्टे कुछ और ही बन गया है NH3, बाद बाकी सब द्विविस्थापन है। तुम गौर से देखोगे तो पता चलेगा, यहाँ से SO4 हटा है, यहाँ S जुट गया है, यहाँ से S हटा है, यहाँ SO4 जुट गया है, तो दो को विस्थापित हुआ है, ऐसा सब में है। दी गई विक्रिया डैश का उदाहरण देखो, यहाँ Cl2 हटा है, SO4 जुट गया है, यहाँ से SO4 हटा है, Cl जुट गया है, तो इसको हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। आंसर हो जाएगा आपका दोहरी विस्थापन। द नेक्स्ट वन इज, इस सर सबको पता है, सील पाँव रोग फाइलेरिया है, हाथी पाँव रोग इसी को कहते हैं। अगला पौधे और पत्तियों में मौजूद रंध्र जब ये कह देगा चला वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा। अगला कवक, कवक की जो भित्ति, कोशिका भित्ति होती है सर काइटिन की बनी होती है। अगला लीमर क्या है, लीमर सर कुछ नहीं है सर, ये एक जानवर है, मेडागास्कर एक द्वीप है जहां पर ये पाया जाता है। अगला सेट नंबर है आपका 21। सबसे कठोर धातु कौन है, धातु पूछेगा चला प्लेटिनम, और अगर तत्व पूछेगा तो हीरा, ये कल ही के डिस्कशन में आया था। सबसे कठोर तत्व कौन है, तत्व पूछेगा तो हीरा। पिछला क्वेश्चन में पूछ रहा था धातु, इसलिए आंसर यहां हमारे थे चला प्लेटिनम, और अगर पूछेगा तत्व तो मारेंगे हीरा। अगला कार्बन द्वारा मजबूत बंध का गठन करने का कारण है सर उसकी छोटी संरचना। इस छोटी संरचना के कारण नाभिक से उसकी कक्षा नजदीक होती है, और नजदीक होने के कारण बाप और बेटा अगर नजदीक होगा तो मजबूत बंधन होगा। अगला जैसे कहे जियोडेसिक ग्लोब कहे, या कार्बन का कौन सा परत जियोडेसिक ग्लोब के रूप में है या फुटबॉल के रूप में है, तो कहेंगे चला फुलरीन। कार्बन नैनोट्यूब का कुछ खास आकार नहीं है, हीरा की चतुष्फलकीय संरचना होती है। ग्रेफाइट सर एक ठोस स्नेहक है। अगला कोयला और पेट्रोलियम के दहन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है, तो सर फास्फोरस गैस होवे नहीं करता, कैल्शियम गैस भी नहीं होता, ये भी नहीं हो जाएगा। नाइट्रोजन सल्फर होता है क्योंकि NO2 SO2 हमने सुना है, उसी आधार पर मान लेंगे। सही मिलान कीजिए, सब जानता होगा। डायनामाइट जब ये कहेगा अल्फ्रेड नोबेल हो जाएगा, डायनमो माइकल फेराड हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन हो जाएगा, प्रोटॉन रदरफोर्ड हो जाएगा। अगला 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 द नेक्स्ट वन इज, अगला है तुम्हारा डैश उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनम का पहला अवलोकन किया था डोबेरिनर ने। किसने किया था सर? डोबेरिनर ने किया था, डोबेरिनर ने किया था। पहला आवर्त सारणी का गठन मेंडलीफ ने किया था। मॉसले ने आधुनिक आवर्त सारणी का गठन किया। न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया। अगला निम्नलिखित में से कौन सा एक अति उष्माक्षेपी है? एक है, एगो सल्फ्यूरिक अम्ल और जल का रिएक्शन, और एगो जल और चूना का रिएक्शन। इथानॉल एक अणु में सर, एक अणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु? C2H5OH हो गया, तो हो जाएगा 1 का 5 6, आंसर हो जाएगा 6। अगला कहता है इथेनॉल का क्वथनांक, इथेनॉल का क्वथनांक, इथेनॉल का क्वथनांक, इथेनॉल का क्वथनांक अगर हमको कहेगा तो आपको इतने याद रखना है, यहाँ है इथेनॉल आपका, और ये क्वथनांक हो जाएगा आपका 78 डिग्री सेंटीग्रेड। आप कहेगा कैसे याद रखेंगे सर? ये तो इतना तो कम से कम याद रखना होगा, 3 3 6 1 7 को, ना तो मामला हो जाएगा गड़बड़। अगला में अगर हम चलते हैं तो अगला 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 क्या है आपका सर? अगला है आपका, कहता है विद्युत बल्ब में प्रदर्शित रेटिंग, रेटिंग तो हम कहते हैं वाट, वाट बराबर होता है चला कार्य बटा समय,
कार्य बटे समय, तो कार्य ही 100 होगा और समय का मान 1 होगा, तो 100 जूल 1 सेकंड में होगा, तो 100 वाट के बराबर हो जाएगा, 100 वाट के बराबर हो जाएगा, 100 जूल 1 सेकंड। तो चला 100 जूल तो सब जगह है, लेकिन टाइम तुमको देखना होगा कितना है, तो 1 सेकंड, 1 सेकंड प्रति सेकंड आंसर। अगला देखिए क्या कह रहा है, कहता है 140 वोल्ट, कुछ नहीं करना है, वोल्टेज का मान दे दिया है 140 वोल्ट और आई का मान दे दिया है चला 0.6 एम्पियर। यहाँ पी निकालेंगे तो पी बराबर हो जाएगा, हमको पावर निकालना है, पी बराबर वी आई होता है, दोनों को गुना कर दो, 140 गुना 0.6 आंसर निकाल लो, जो आएगा आंसर हो जाएगा 144। यहाँ 240 शायद था, देख लेना गुना भाग करके कितना आता है, 240 शायद यहाँ आंसर था, हम सुधरवा क्वेश्चन में 240 शायद था, गुना भाग करके देख लेना, जो भी वैल्यू रहेगा बनाएंगे ऐसे ही। विद्युत परिपथ में सर मैक्सिमम जो घटक होगा वही विद्युत परिपथ में होगा, विद्युतीय घटक, संयोजी तार, सेल और प्लग कुंजी, ये सारा होना चाहिए। बाद बाकी ऑप्शन में 3 गो है। इलेक्ट्रिक वायर है तो अंतरराष्ट्रीय कोड के अनुसार न्यूट्रल, न्यूट्रल की जब ये बात करेगा चला, ये न्यूट्रल हो गया तुम्हारा, न्यूट्रल काला भी होता है और काला के साथ साथ नीला भी होता है, तो ऑप्शन में काला नहीं है इसलिए नीला मार देंगे। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सर सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक होता है ध्वनि का वेग, इसलिए होता है कि तापमान बढ़ने से ध्वनि का वेग बढ़ता है। हमने कहा था अनुभार बढ़ने से ध्वनि का वेग घटता है, घटने से बढ़ता है, दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और बाद बाकी कुछ भी कहेगा तो बढ़ने से बढ़ता, घटने से घटता। तो सर गर्मी में ताप अधिक होगा इसलिए ध्वनि का वेग ज्यादा होगा। जब किसी विपरीत दिशा में, जब ये कहे विपरीत दिशा में चला 180 डिग्री हो जाएगा, और समान दिशा में कहेगा तो 0 डिग्री हो जाएगा। ये समान दिशा है 0 डिग्री हो जाएगा, ये विपरीत दिशा है 180 डिग्री हो जाएगा। आंसर हो जाएगा तुम्हारा सी फॉर कैट। अगला, डैश ऊर्जा के 2 प्रकार हैं, तो सर यांत्रिक ऊर्जा के 2 प्रकार हैं, कौन कौन? एक है पोटेंशियल एनर्जी और एक है चला काइनेटिक एनर्जी, ये 2 प्रकार हैं। अगला, ऑस्टियोपोरोसिस, जब ये कह दे चला ऑस्टियोपोरोसिस हड्डी हो जाएगा, ऑस्टियो मतलब ये होता है अस्थि। निम्नलिखित में से अन्य एकदम चुने चेचक, खसरा, बुखार, मस्तिष्क ज्वर, ये सर सबसे ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि सर इसमें सबसे ज्यादा डेंजरस यही है। कहता है मेलियोडोसिस, मेलियोडोसिस क्या है सर? ये जीवाणु के संक्रमण द्वारा फैलता है और ये सर बैक्टीरिया मिट्टी और पानी में मौजूद होते हैं। जोड़ों में दर्द, खांसी, सिरदर्द, मांसपेशियों में खराश आदि के लिए होता है। यहाँ एगो जोड़ों में दर्द भी दे दिया है, एगो संक्रामक भी दे दिया, जबकि दोनों है, लेकिन जोड़ों में पुराना दर्द दे दिया है, इसलिए गलत हो गया। ये गठिया में होता है, ये चला कहाँ होता है? गठिया में, इसलिए यहां पर आंसर हो जाएगा संक्रमण रोग। अब चला ये 6 सेट हमने करवा दिया, आप एक बार देख लोगे तो आपका पूरा सप्ताह का रिवीजन हो जाएगा। लेकिन इसमें भी हम भी चला बहुत मेहनत करते हैं, हम चाहते हैं तुम भी मेहनत करो। हम जब चला पूरा सप्ताह का सोचो 120 क्वेश्चन हम पढ़ा देने का एक बार में हिम्मत अपने अंदर जुटा पाते हैं, तो कहीं ना कहीं तुम्हारे जोश को देखकर हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है, चला खूब मन लगा के पढ़ो। नमस्कार, मिलते हैं सर हम लोग कल 9 बजे सुबह लाइव में और 7:30 बजे शाम में लाइव में, बिल्कुल फ्री यूट्यूब एसके झा चैनल पे, ठीक है। और ऐप पे जिनका क्लास है कल से हम लोग सर रेगुलर करेंगे। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।